नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शिवपाल यादव का मंत्री और अध्यक्ष पद से इस्तीफा। लखनऊ में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद फैसला। मुख्यमंत्री ने नामंजूर किया इस्तीफा। पीडीपी सांसद तारिक हमीद कर्रा का पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा। बीजेपी पीडीपी गठबंधन की नीतियों पर उठाए सवाल। पार्टी ने आरोपों को किया खारिज। एक अप्रैल 2017 से ही लागू होगा जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी काम तय समय से पहले पूरे करने का निर्देश। आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों ने मिलाया हाथ। आतंकियों के आर्थिक स्रोत पर रोक के लिए बनाएंगे तंत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में फैसला। और गुट निरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने उपराष्ट्रपति वेनेजुएला रवाना। विकास के लिए शांति को बताया जरूरी। सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी विवाद बढ़ गया है। कल रात शिवपाल यादव ने मंत्री और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने मंत्री पद से शिवपाल यादव के इस्तीफे को फिलहाल मंजूर नहीं किया है। कल शाम शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया। आज समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक है। इसमें विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गुरुवार रात लखनऊ में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कैबिनेट और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। पार्टी की ओर से भी उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं किया गया है। कल पार्टी प्रमुख से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों की मुलाकात तकरीबन 20 मिनट की रही। मुलाकात से लेकर इस्तीफा देने के बीच शिवपाल के घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया। समर्थकों से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव कुछ इस अंदाज में दिखे। हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। सामने देखे और अब सब लोग आराम से जाइए, सोइए, हम भी सोएं। कल मिलेंगे, सभी कार्यकर्ता जाएं। कल हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। पीटीआई के मुताबिक इस घटनाक्रम के बाद शिवपाल की पत्नी सरला और बेटे आदित्य ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। शिवपाल की पत्नी सरला यादव इटावा में जिला सहकारी बैंक की चेयरमैन पद पर नियुक्त थीं। वहीं उनके बेटे आदित्य कॉरपोरेट फेडरेशन के चेयरमैन पद पर तैनात थे। हालांकि शिवपाल के इस्तीफे से पहले पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा था कि अखिलेश को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से हटाने में गलती हुई है। जब मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे तो मुख्यमंत्री से ये कहा जा सकता था कि आप अध्यक्ष से इस्तीफा दे दें। वो मना ही नहीं, नेताजी कहते तो मना कर देते। कोई उनसे बात भी की नेताजी ने, लेकिन उनसे ये नहीं कहा कि तुम इस्तीफा देना। समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपनी टूटी फूटी साइकिल का टायर बदलने की कोशिश में लगे हैं। अन्य विपक्षी दलों ने भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता को बाहरी मानना, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं करना और केवल सत्ता के लिए परिवार के अंदर जो कलह है उसके लिए ड्रामा करना, ये उचित बात नहीं है। परिवार के लिए, सत्ता के लिए तो लड़ेंगे, मगर जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ये 4.5 साल लूट में लगे रहे और मुलायम सिंह जी ने भी कई बार कहा, उन्होंने ये कहा कि ये लोग प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं, खूब लूट कर रहे हैं, इनको जनता की सेवा करने का समय नहीं मिल रहा है। अब जब चुनाव करीब आ गया तो उस लूट के पैसे पर इनका झगड़ा शुरू हुआ है। और मैंने जैसा कहा है, ये लूट पर फूट है, फूट के बाद टूट है। आज समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक होनी है। इस बैठक में इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कश्मीर में चल रहे तनाव के बीच
पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को पीडीपी के संस्थापक सदस्य तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने लोकसभा सदस्यता भी छोड़ दी है। आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र की नीतियों के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार जमीनी हालात को अनदेखा कर रही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ताज़ा तनाव के बाद कर्रा संसद से इस्तीफा देने वाले पहले सांसद हैं। My consistent efforts were to save PDP and its character, its buffer character, from being decimated, because this is the only space which the people of the state otherwise have. और लोकसभा की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा देने वाली पीडीपी सांसद तारिक हमीद कर्रा के आरोपों का पार्टी ने जवाब दिया है। पार्टी ने कहा है कि कर्रा ने ही पीडीपी के बीजेपी के साथ गठबंधन की पैरवी की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए महबूबा मुफ्ती के नाम का प्रस्ताव भी किया था। पार्टी के महासचिव नजीब उद्दीन भट्ट ने कहा कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन राज्य के अलग अलग इलाकों में जारी अस्थिरता को खत्म करने के मकसद से हुआ है। तारिक हमीद कर्रा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। गुरुवार को उन्होंने पीडीपी और आरएसएस पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए दोनों को अल्पसंख्यक विरोधी बताया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य के ताज़ा हालात की जानकारी दी। ये बैठक करीब आधा घंटा चली। पीटीआई के मुताबिक राज्यपाल ने घाटी में अब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलने पर नाखुशी जताई। दरअसल राज्यपाल ने बुधवार को शिक्षा मंत्री नईम अख्तर को बुलाकर स्कूल कॉलेज जल्द खुलवाने का निर्देश दिया था। इस बीच कश्मीर के सभी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन अलगाववादियों की हड़ताल से जनजीवन ठप है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान यात्रा कल इलाहाबाद और कौशाम्बी पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादे पूरा नहीं करने और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। राहुल गांधी की किसान यात्रा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंची। यहां उन्होंने खाट सभा की। जो आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपको कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। याद है आपको? मुझे बताओ, इस भीड़ में, हजारों की भीड़ में कौन सा युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद में रोड शो किया। राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लोगों के भरोसे से खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अमीरों को फायदा मिला, लेकिन गरीबों का भला नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री छोड़ दिए लोगों के भरोसे से खेल रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी है। जिस प्रकार की स्थिति में कांग्रेस वहां है, वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रहे हैं। वो अब जनता की निगाह में खत्म हो चुके हैं। इन्होंने वायदे नहीं पूरे किए हैं। कांग्रेस पार्टी की तो कोई ताकत नहीं है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी गुरुवार को चित्रकूट में रुकेंगे। इसके बाद शुक्रवार को किसान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 6 सितंबर से उत्तर प्रदेश के देवरिया से किसान यात्रा शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बंद और हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल कर्नाटक और तमिलनाडु को आदेश दिया कि वो राज्य में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। उधर कावेरी जल विवाद को लेकर गुरुवार को कर्नाटक बंद का कई इलाकों में खासा असर दिखाई दिया। आज तमिलनाडु में कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। कावेरी जल विवाद को लेकर कन्नड़ संगठनों के कर्नाटक बंद का कई इलाकों में खासा असर दिखाई दिया। बंद के मद्देनजर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। जनता कर्नाटक बंद ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕರೀತೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी संवेदनशील जगहों पर तैनात रहे। प्रदर्शनकारियों ने रेल रोको का आह्वान किया। इसे रोकने के लिए बेंगलुरु और मांड्या समेत कई जगहों पर रेलवे स्टेशनों में भारी पुलिसकर्मी तैनात रहे। मांड्या में रेलवे ट्रैक की खास निगरानी की जा रही है। We have deployed city police, state reserve police and paramilitary forces adequately
at all the railway stations. At the same time, police presence is continued throughout the city in view of the law and order incidents that took place on Monday. इसी बीच कर्नाटक और तमिलनाडु बंद और हिंसा की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य में शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और वो कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान करें। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು RAF, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು BSF, ಇದೆರಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, 5 KSRP ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 8 DR ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर के अपने आदेश में संशोधन करते हुए 20 सितंबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी का 12,000 क्यूसेक पानी जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सोमवार को कर्नाटक में हिंसा भड़क उठी। इसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। रविंद्र सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि जीएसटी अगले साल 1 अप्रैल से ही लागू होगा। प्रधानमंत्री ने कल जीएसटी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा पीएमओ और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि जीएसटी को लागू करने की दिशा में सभी काम तय समय से पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए। बैठक का मुख्य एजेंडा जीएसटी लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2017 तक काम को हर हाल में पूरा कराने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करने के लिए केंद्र, राज्य और उससे जुड़ी तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने इसके नियम, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पहलुओं के मद्देनजर सभी को प्रशिक्षण देने के लिए कहा है। साथ ही उद्योग से भी तालमेल बिठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जीएसटी लागू करने की तारीख में किसी भी तरीके से देरी नहीं होनी चाहिए। और खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलम गवाह है में इस बार देखिए मीडिया टाइकून, लेखक और वरिष्ठ संपादक राघव बहल से बातचीत का दूसरा भाग। आई थिंक I'll have to be candid about it कि हम लोगों ने थोड़ा शायद उस वक्त इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखी जो हमको रखनी चाहिए। ऑडियो विजुअल मीडियम की जो ऑडियंस है वो हमेशा इतनी कमिटेड, इंगेज्ड ऑडियंस नहीं होती, तमाशाही भी होते हैं। और तमाशाही होने की वजह से आप प्रोग्रामिंग भी थोड़ी तमाशाही वाली देखते हैं। कलम गवाह है, शीर्ष संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। बांसुरी की मीठी धुन, संगीत को समर्पित एक कलाकार शशांक सुब्रमण्यम। Any style, when you are devoid of influence, when you don't sound like somebody else, it becomes your style. मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी गुरुवार को 3 दिन के वेनेजुएला के दौरे पर रवाना हुए। उपराष्ट्रपति 17 और 18 सितंबर को आयोजित होने वाले गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वेनेजुएला जाते वक्त विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को लेकर भारत के रुख को साफ किया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के लिए विकास ही प्राथमिकता है। गुट निरपेक्ष देशों के 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने विशेष विमान में सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि साझा विकास और आतंकवाद का खात्मा भारत की प्राथमिकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खात्मे के लिए आम सहमति बनाने पर जोर देगा। The priorities of this conference also, if I remember correctly, are peace, sovereignty and solidarity for development. The basic point is how do you devote your energies to development unless there is peace. गुट निरपेक्ष सम्मेलन में इस बार 120 देशों के भाग लेने की संभावना है। इसमें आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, पश्चिम एशिया के हालात, वैश्विक शांति और सुरक्षा के मसलों पर चर्चा होगी।
साथ ही जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आर्थिक प्रशासन, शरणार्थियों और परमाणु निरस्त्रीकरण के मामलों पर भी बातचीत होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए भारत की प्राथमिकताओं में कोई बदलाव नहीं आया है। What is foreign policy after all? It is to attain a set of objectives. Foreign policy also is to promote India's interest as India and Indian representatives of the Indian public see it. Methodologies are being adjusted, but the objectives are not changing. सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाग न लेने पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक है और इसके हर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व रहा है। कैमरामैन सरोज कुमार दास के साथ श्याम सुंदर और शिवा कुमार, राज्यसभा टीवी। ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों की गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आतंकवाद पर लगाम लगाने के तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीकी इलाकों में बढ़ते आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साझा प्रयास शुरू करने पर सहमति जताई। बैठक में आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल आतंकवादियों को वित्तीय मदद और हथियारों की सप्लाई के तमाम रास्ते बंद करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। They also agreed to expand BRICS counter-terrorism cooperation further to include measures for denying terrorists access to finance and terror hardware such as equipment, arms and ammunition. They underscored the need for a global legal regime to deal with the global menace of terrorism. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कल पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। 4 दिन की भारत यात्रा के दौरान पनबिजली, सड़क निर्माण और सुरक्षा के मसले पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। राजनीतिक संकट और मधेशी आंदोलन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्प कमल दहल पहली विदेश यात्रा में गुरुवार को भारत पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया। शुक्रवार को वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आपसी हितों और सहयोग बढ़ाने और मधेशी मसलों पर बातचीत होगी। Idea is for us to meet Mr. Prashant to convey to him our continued interest in the stability and peace and prosperity of Nepal and to learn from him firsthand what are his developmental priorities, which are the areas he wants to focus on and where Indian assistance can provide the maximum benefit to the people and government of Nepal. नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ऐसे समय में भारत आए हैं जब नेपाल पिछले साल आए भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के काम में लगा है। भारत ने नेपाल को इसके लिए $1 अरब की सहायता दी है। There are several projects with the support of India that is there in Nepal, but the pace of implementation is very slow. We want to see that implemented. 4 दिनों की यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड पनबिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। इस मामले में कई समझौते होने की भी संभावना है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा कारोबार जगत की हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के पहले प्रचंड की भारत यात्रा को अहम माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू ने 9 लोगों की जान ले ली है। चिकनगुनिया के बाद डेंगू ने भी लोगों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। चिकनगुनिया के साथ डेंगू भी राजधानी दिल्ली में खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। बीमारी से गुरुवार को 9 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इन मरीजों का इलाज एम्स में चल रहा था। अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। मरीज जहां इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सरकार अस्पतालों में सुविधाएं होने का दावा कर रही है। मैंने कल नड्डा साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल है, RML है, सफदरजंग है, एम्स है, वो भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। 12 हॉस्पिटल में गए और सभी जगह इंजाम बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी भी आनी चाहिए। हमें मुझे लगता है हमारी डिक्शनरी में एक ही वर्ड आया है, सिर्फ क्रिटिसिज्म। 3 सितंबर तक राजधानी में डेंगू के 770 मामले मिले थे, लेकिन 10 सितंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 1158 हो गया, यानी हफ्ते भर में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई।
परेशान करने वाली बात यह है कि डेंगू के मामले समय से पहले सामने आने लगे। पिछले साल 15,687 मामले सामने आए थे और 60 लोगों की मौत हुई थी। बीते 2 दशक में ये आंकड़ा सबसे अधिक था। दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी निगम और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की, लेकिन विपक्ष आधी अधूरी तैयारियों का आरोप लगा रहा है। अब ये इनिशिएटिव दिल्ली सरकार का होना चाहिए था कि लोग अगर चिकनगुनिया से तंग है तो उसके ऊपर चिंता करें। दिल्ली में आपने 526 करोड़ का बजट रखा, आपने उसमें कितना बजट इसलिए खर्चा कि लोगों तक जानकारी जाके चिकनगुनिया का एक इशू अपना है, अपने हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, उसका कोई उसकी चिंता नहीं करी। सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया दिल्ली सरकार को कि हम तो किसी चीज के लिए जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप जिम्मेवारी नहीं हो तो आप सरकार में क्या कर रहे हो, ये अपने में प्रश्न बनता है। बस छोड़ के चले जाइए। डेंगू के साथ चिकनगुनिया भी इस बार बड़ी बीमारी बनकर उभरा है। बीमारी से एक और मरीज की जान जाने के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। इससे 1000 से अधिक लोग पीड़ित हैं। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक से घर के आसपास इलाज मुहैया कराने का वादा किया था। कुछ मोहल्ला क्लिनिक तो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दवा से लेकर टेस्ट तक की दिक्कत है। राज्यसभा टीवी की इस खास रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक की पड़ताल। ये है मोतीबाग गांव का मोहल्ला क्लिनिक। अंदर जाने पर पहली नजर में सब कुछ ठीक लगता है। डॉक्टर मरीजों का चेकअप कर रहे हैं और उन्हें जरूरी सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब सुविधाओं पर डॉक्टरों से बात होती है तो वो तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। डॉक्टर और मरीज कहते हैं कि यहाँ चिकनगुनिया और डेंगू जैसे टेस्ट की सुविधा नहीं है। जब तक दूसरी जगह से रिपोर्ट आती है तब तक काफी वक्त जाया हो जाता है। How can we train? जब हमारे पास टेस्ट नहीं है। सेकेंडली जो हम टेस्ट भेजते भी हैं वी गेट द रिपोर्ट आफ्टर 48 आवर्स। हमारे यहाँ तो कोई टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। वी सेंड इट टू लाजपत नगर। अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हर फैसिलिटी होनी चाहिए जितनी कर सकती है सरकार। चेकअप होना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। कमियाँ यही है कि बस अगर फैसिलिटी होगी हर जगह यहाँ पे हर मोहल्ले में तो सबको फायदा होगा, खासकर गरीब लोगों को। ऐसा नहीं है कि सभी मोहल्ला क्लिनिक का हाल एक जैसा ही है। टोडापुर गांव के मोहल्ला क्लिनिक से मरीज पूरी तरह खुश नजर आए। यहाँ टेस्ट से लेकर मुफ्त दवाओं तक की सुविधा उपलब्ध है। वैसे तो हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 टेस्ट फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और जहाँ तक सवाल है डेंगू का, चिकनगुनिया का, हमारे पास ये सारी टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर है। जितनी बार आई हूँ कम्फर्टेबल ही है, दवाई से आराम ही हुआ है मुझे, इसलिए मैं दोबारा फिर यहाँ पे आई हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है इससे। दिल्ली सरकार ने पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी। सरकार का दावा है कि दिल्ली में 105 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के साथ डेंगू दूसरे राज्यों में भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। मुंबई में इस बीमारी से एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि शहर में अब तक 122 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में भी 769 लोग बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें 250 पुलिस वाले हैं। अगस्त तक देश भर में डेंगू के 27,000 से ज्यादा मामले आए और 60 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल से 5-5 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के रोग निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने की बात कही है। गुरुवार को WHO ने कहा कि मरीजों की विश्वसनीय गिनती के लिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र अस्पतालों और संस्थानों से सूचना जुटाएं। WHO के मुताबिक मजबूत निगरानी, मच्छर नियंत्रण, शुरुआत में ही रोग का पता लगाना, सही प्रबंधन और जन जागरूकता के जरिए ही मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। WHO ने देश की निगरानी प्रणाली की निंदा करते हुए कहा कि इसमें सुधार की बेहद जरूरत है। इस साल खाद्यान्नों और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। दिल्ली में रबी अभियान की शुरुआत पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि 2 साल के लगातार सूखे के बाद इस साल बारिश से उम्मीद बढ़ी है। दरअसल 2014-15 में खाद्यान्नों की कुल पैदावार 25 करोड़ 20 लाख टन हुई थी, जबकि 2015-16 में ये 25 करोड़ 22 लाख टन होने जा रही है। खरीफ में इस बार 10.85 करोड़ टन धान और 9.65 करोड़ टन दलहन उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाकर खेती की लागत कम करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए मिट्टी जांच, सिंचाई और फसल बीमा को जरूरी बताया। जनरल बुआई में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी और दलहन की बुआई में 29% से ज्यादा की जो बढ़ोतरी हुई है, निश्चित रूप से इस वर्ष हम रिकॉर्ड उत्पादन करेंगे
मौसम की मेहरबानी और आप सारे अधिकारियों के परिश्रम का ही यह परिणाम होगा, किसानों के परिश्रम का ही यह परिणाम होगा। निर्यात में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है। अगस्त में ये 0.3% गिरकर 25.51 अरब डॉलर रहा। इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों और चमड़े का निर्यात में भी कमी आई है। पिछले साल अगस्त में निर्यात 21.58 अरब डॉलर था। आयात भी 14% की कमी के साथ 29.91 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे व्यापार घाटा भी कम होकर 12.4 अरब डॉलर हो गया। 2014 के दिसंबर महीने से इस साल मई तक लगातार 18 महीने निर्यात में गिरावट हुई। इसके बाद जून में निर्यात बढ़ा, जुलाई में फिर से निर्यात घट गया। रूस ने अमेरिका पर सीरिया में संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सीरिया में पिछले 24 घंटे में 45 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक रूस और सीरिया ने बमबारी बंद कर दी है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश संघर्ष विराम पालन नहीं कर रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका की तरफ से अभी भी गोलीबारी की जा रही है, जिससे आम नागरिक जान गंवा रहे हैं। दोनों देशों की सहमति से 12 सितंबर से सीरिया में संघर्ष विराम लागू किया गया, जिसके बाद ज्यादातर इलाकों से शांति की खबरें मिली थीं। और बात करते हैं खास शख्सियत की। मशहूर शास्त्रीय गायिका MS सुब्बलक्ष्मी की आज जयंती है। सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 में मद्रास के मदुरै में हुआ था। अपनी जादुई आवाज की बदौलत वो शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गायन को एक नई ऊंचाई पर ले गईं। कर्नाटक शैली में गाए गए उनके भजन आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने कई तमिल फिल्मों में अभिनय के अलावा गीत भी गाए। 1974 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुति देने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थीं। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले मैं कुरयुल्रुमिल्ले मरिमूर्ति कण्णा कुरयुल्रुमिल्ले कण्णा और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। शिवपाल यादव का मंत्री और अध्यक्ष पद से इस्तीफा। लखनऊ में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद फैसला, मुख्यमंत्री ने नामंजूर किया इस्तीफा। पीडीपी सांसद तारिक हामिद कर्रा का पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा। बीजेपी पीडीपी गठबंधन की नीतियों पर उठाए सवाल, पार्टी ने आरोपों को किया खारिज। 1 अप्रैल 2017 से ही लागू होगा जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी काम तय समय से पहले पूरे करने का निर्देश। आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों ने मिलाया हाथ। आतंकियों के आर्थिक स्रोत पर रोक के लिए बनाएंगे तंत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में फैसला। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने उपराष्ट्रपति वेनेजुएला रवाना। विकास के लिए शांति को बताया जरूरी। सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।